दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्ट्रीम में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में हमारा आज का विषय है बलबन। पिछले वीडियो में हमने रजिया के बाद के अयोग्य, अप्रभावी एवं कठपुतली शासकों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें शमशी वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद 1266 में बलबन सुल्तान बनता है और बलबनी ख़ानदान के शासन को स्थापित करता है। बलबन इलबरी जनजाति का एक तुर्क था जिसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नासिरुद्दीन महमूद द्वारा इसे उलूग खां की उपाधि दी गई थी। उलूग खां की उपाधि दी गई थी। शुरुआत में ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी द्वारा इसे मंगोलों से खरीदा गया था और फिर इल्तुतमिश बसरी से बलबन को खरीद लेता है और अपना गुलाम बना लेता है और बलबन को खासदार पद पर इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त किया जाता है। बलबन विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल में विभिन्न पदों पर आसीन रहा। जैसे रजिया के समय में ये अमीर ए शिकार पद पे, बहराम शाह के शासनकाल में ये अमीर ए आखूर, मसूद शाह के काल में अमीर ए हाजिब और नासिरुद्दीन महमूद के समय में ये नायब ए मुमालिकात पद पर रहा। और नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद 1266 में ये सुल्तान बनता है और सुल्तान बनने के बाद ये साम्राज्य में फैली हुई तमाम अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है और साम्राज्य की आंतरिक स्थिति को मजबूत करता है। इसके समक्ष जो प्रमुख समस्याएं थी शासन सत्ता को संभालने के बाद, वो थी चालीसा का वर्चस्व, बंगाल का विद्रोह, मेवातियों का उपद्रव और मंगोलों का आक्रमण। इन सभी समस्याओं का इसने डट के बड़ी ही सूझबूझ से एक एक करके समाधान किया। सबसे पहले चालीसा का समाधान इसने कैसे किया। चालीसा जो तुर्कान चहलगानी संगठन था, तो हमने देखा था कि किस तरह से चालीसा बहुत ज़्यादा प्रभावी था और इसका आंतरिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप बड़ा ही अनियंत्रित हो गया था। और बलबन ये जानता था कि अगर चालीसा ऐसे ही प्रभावी बना रहा तो सुल्तान पद की मौलिकता और उसकी गरिमा नहीं रहेगी, क्योंकि चालीसा संगठन का सदस्य हुआ करता था, बलबन खुद एक प्रमुख सदस्य हुआ करता था चालीसा का, और तमाम जो सुल्तान थे उनके विरुद्ध षड्यंत्रों में बलबन का भी अच्छा खासा हाथ देखने को मिलता है। तो इसलिए इसने कहा कि न तो चालीसा को और ना ही किसी को भी सुल्तान की स्वतंत्रता को चुनौती देने का हक है ना। और इसने चालीसा संगठन को समाप्त कर दिया और इसको जस्टिफाई करने के लिए इसने राजत्व का सिद्धांत दिया और उसमें इसने कहा कि पैगंबर के बाद अगर किसी का स्थान है तो वो सुल्तान का ही है। और सुल्तान के पद को इसने देवतुल्य बनाया और उसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए इसने सुल्तान को नियाबत ए खुदाई और जिल्ले इलाही कहा। नियाबत ए खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। उसने कहा कि सुल्तान जो भी नीति बनाता है, जो भी निर्णय लेता है, जो भी आदेश या निर्देश देता है, वो ईश्वरीय प्रेरणा से करता है और इसलिए इसका उल्लंघन करना ईश्वर की मर्जी के उल्लंघन करने के बराबर है। इसलिए किसी को भी हक नहीं है कि सुल्तान के निर्णयों में हस्तक्षेप करे और उसकी अवहेलना करे। और इसलिए उसने कहा कि सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य है। आगे उसने दरबार को शिष्ट और सभ्य बनाने के लिए अनुशासनपूर्ण माहौल तैयार किया और राज दरबार में हंसी और मजाक पर रोक लगा दी। इसने कुछ ईरानी रीति रिवाजों
को शुरू कराया, जैसे नवरोज त्यौहार मनाने का प्रचलन शुरू किया। इसके साथ सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं भी इसने आरंभ करवाई। सिजदा में सुल्तान को साष्टांग प्रणाम किया जाता था, यानी कि घुटने के बल पे झुक करके सुल्तान को प्रणाम करना, ये सिजदा कहलाता था। अब पाबोस में सुल्तान के पैरों को चूमना ये शामिल था। तो देखा जाए तो बलबन ने सुल्तान के पद को देवतुल्य बना दिया, है ना, ईश्वर तुल्य बना दिया। आगे इसने खुद को एक कुलीन साबित करने के लिए इसने प्राचीन काल के कुलीन योद्धा अफरासियाब के वंशज होने का दावा किया। इसने कहा कि मैं अफरासियाब के वंश का हूँ, उसके वंश से, उसके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आगे इसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों के एक अभिलेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया बलबन ने। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था सीपीयू एसएससी सीपीओसाई में। हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स ट्रेस्ड हिज डिसेंट टू द एंशियंट वॉरियर अफरासियाब, अभी जिसकी हमने चर्चा की, इन ऑर्डर टू फैब्रिकेट अ नोबल बर्थ फॉर हिमसेल्फ, अपने आप को एक अच्छे कुल में, एक जो ख़ानदानी साबित करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने खुद को अफरासियाब वंश से ताल्लुक़ जोड़ा था, मतलब खुद का जो ताल्लुक़ है, संबंध है, वो अफरासियाब वंश से किसने बताया था, ये यही कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये बलबन, बलबन आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बलबन की बहुत ही प्रसिद्ध नीति है लौह एवं रक्त नीति। बलबन की लौह एवं रक्त नीति एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। बलबन अपने आक्रमणकारियों, शत्रुओं, विद्रोहियों, अपराधियों और षड्यंत्रकारियों के लिए कठोर, सख्त एवं क्रूर और घातक दंड देता था। इसी नीति को लौह और रक्त नीति कहा जाता है। बलबन की लौह और रक्त नीति क्या थी कि इन शत्रुओं, अपराधियों, विद्रोहियों को कठोर, सख्त और क्रूर और घातक दंड दिया जाता था, जिसमें अपराधियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों और अन्य निकट संबंधियों को भी सजा दी जाती थी, ताकि कड़ा से कड़ा सबक उनको मिल सके। ठीक है, अब देखते हैं जो अगली समस्या थी, बंगाल विद्रोह की समस्या, उसका समाधान इसने कैसे किया। बलबन के ही अधीन बंगाल का एक सूबेदार था जिसका नाम था तुगरिल खां। तो तुगरिल खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए पहले बलबन ने अमीन खां को भेजा, जो कि पराजित होकर लौट आता है, और इससे क्रुद्ध होकर बलबन अमीन खां को अयोध्या के गेट पर फांसी दे देता है। ठीक है, बाद में खुद ये जाता है और बंगाल के विद्रोह का दमन करता है। मेवाती उपद्रव का समाधान देखिए कैसे किया था इसने। दिल्ली और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में मेवाती जनजाति के लोग फैले हुए थे। ये लोग बहुत ही उग्र और उपद्रवी व्यवहार करने लगे थे। होता क्या था कि आसपास के क्षेत्रों से जो व्यापारी लोग जाते थे, उनको ये लोग लूट लिया करते थे, और साथ ही जो राजस्व वसूल करने वाले जो कर्मचारी अधिकारी थे, उनको ये कर देने के बजाय उन्हीं से धन को लूट लेते थे। और इस समस्या का समाधान करना इतना चुनौतीपूर्ण इसलिए था क्योंकि ये अचानक से वार करके घने जंगलों में छुप जाते थे, है ना। एकांत में किसी को आते हुए देखा, कुछ लोगों के ग्रुप ने हमला किया और तुरंत ये मेवाती लोग घने जंगलों में छुप जाते थे। तो जिसका बलबन ने कैसे समाधान किया क्या इसने कि जंगलों को उसने साफ करा दिया चारों तरफ, और 4 किले बनवाए, चारों तरफ से 4 किले बनवाए, भोजपुरी, जलाली, कामपिली और पटियाली, और चारों ओर से घेर करके
तब जाके मेवातियों का सफाया इन्होंने किया, तब इनका उपद्रव जो है शांत हुआ। अब देखिए मंगोल आक्रमण की रक्षा के उपाय की दिशा में इसने क्या कदम उठाए। इसने सबसे पहले तो अपने दूत से मंगोल दरबार में शांति संदेश भेजा, है ना, और इधर इसने आंतरिक सुरक्षा के भी उपाय किए। 2 क्षेत्रों पे इसने ध्यान दिया, पश्चिम उत्तर भारत के 2 क्षेत्रों पर, जिसमें पहला क्षेत्र था लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर। इस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी शहजादा मोहम्मद, इसका जो बड़ा बेटा था, बलबन का बड़ा बेटा था शहजादा मोहम्मद, इसको लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर क्षेत्र का नेतृत्व दिया। तो वहीं दूसरी तरफ समाना, भटिंडा और सुनाम, ये दूसरा क्षेत्र था, इसमें इसने अपने छोटे बेटे बुगरा खां को जिम्मेदारी दी। तो बाद में, शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बुगरा खां को किसी कारणवश बंगाल का प्रभारी बनाना पड़ा और इसको बंगाल भेजना पड़ा। जब ये बंगाल चला जाता है तो इन दोनों क्षेत्रों की, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की जिम्मेदारी अकेले शहजादा मोहम्मद पे आ गई थी। ठीक है। अब हुआ क्या कि 1285 में तगर खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें शहजादा मोहम्मद मारा जाता है और इसे शहीद ए आजम की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। शहजादा मोहम्मद एक योग्य और बहादुर सेना नायक था। इसी ने अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे विद्वान साहित्यकार की प्रतिभा को पहचाना और बलबन के दरबार में यही इनको लेके आया था। शहजादा मोहम्मद ही अमीर खुसरो और अमीर हसन को लेके आया था, जिसमें अमीर खुसरो ने बलबन के दरबार से शुरू किया और तुगलक तक जाते हैं, गियासुद्दीन तुगलक तक रहते हैं। 8 सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा था, है ना। ऐसा प्रश्न बनता है। बाकी अमीर खुसरो से संबंधित हम परीक्षा से उपयोगी तथ्यों पे चर्चा एक आगे करेंगे, जब हाँ आर्ट एंड कल्चर का वीडियो जब आएगा, कला और संस्कृति का सल्तनत काल के, तो उसमें हम चर्चा करेंगे उनकी पुस्तकों का, उनके संगीत से संबंधित कुछ तथ्यों का और भाषा का, साहित्य का। तो चलिए आगे चलते हैं। बलबन ने इक्तेदारी व्यवस्था में सुधार किया, है ना। उसने इक्तेदारी व्यवस्था का पुनर्गठन किया, इक्तेदारों का तबादला किया, और जो वंशानुगत परंपरा चली हो गई थी व्यवहार में, है ना, इक्तेदारी की वंशानुगत परंपरा को इसने क्या किया, ख़त्म किया। और इसने योग्यता के आधार पे ही इक्तेदारी लोगों को दी। योग्य इक्तेदारों को इक्तेदार बनाया और बाकी जो अयोग्य इक्तेदार थे उनसे इक्तेदारी को छीन लिया था। इसने जागीरों की जांच करवाई और अयोग्य जागीरदारों से जागीर को वापस लिया। सैन्य सुधार में देखते हैं बलबन का क्या योगदान है। बलबन ने विधिवत और व्यवस्थित रूप से सैन्य सुधार किया, जिसके लिए इसने एक नया और स्वतंत्र विभाग का गठन किया, जिसका नाम था दीवाने आरिज। और दीवाने आरिज पर, इस पद पे सबसे पहले उसने इमादुल मुल्क को प्रभारी बनाया, है ना, इमादुल मुल्क। इसने सेना की वेतन में वृद्धि की, उसके प्रशिक्षण और संचालन के लिए बेहतर रणनीति बनाई, और इस तरह से हम देखते हैं कि बलबन दिल्ली सल्तनत के लिए एक सशक्त सेना का आधार तैयार करता है। ठीक है। 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है, जिस पर मध्यकालीन इतिहासकार बर्नी ने कहा है कि इसकी मृत्यु पर पूरी जनता शोक में डूब गई और 40 दिनों तक शोक मनाया गया। तो वहीं आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि यह एक महान कलाकार था जिसने अपने अभिनय से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल 1 से 2 मिनट का एक और वीडियो आएगा, जो कि गुलाम वंश का आखिरी वीडियो होगा। तो ठीक है,
थैंक यू।